हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स वी क्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है, हम HPRCA द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने देखा होगा HPRCA का पेपर कोई भी दिया होगा तो आपने पाया होगा कि उसमें दो तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया होता है। एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक और दूसरे होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो सभी के लिए क्या है, कॉमन है। हम यहाँ पर कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं जो सभी के लिए कॉमन है। तो देखिए, आज का जो हमारा पेपर है वो है स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26004 और ये इसकी कौन सी शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पेपर को शुरू करने से पहले एक बार हम उसमें पूरा ओवरऑल देख लेते हैं कि पेपर में कौन से एरिया से कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन आए। तो देखिए, इंग्लिश कमीशन ने इंग्लिश कवर की, रीजनिंग कवर की, हिंदी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, HPGK एंड करंट अफेयर। कमीशन ने ये वाले सब्जेक्ट इसमें कवर किए। अगर आप देखोगे इस पेपर में कमीशन ने सभी एरिया से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन डाले हैं, यानी ऐसा नहीं है कि किसी एरिया को ज्यादा महत्व दिया है, सभी एरिया से इक्वल क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो यहां पर से हमें ये देखने को मिला। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला कि हिमाचल प्रदेश जो जीके है उसमें हमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना है। उससे हर पेपर में अब तक जो हमने पढ़े उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी हमारा इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट की आया था वो हमें पढ़ना है, क्योंकि वो लेटेस्ट है तो उससे क्वेश्चन आना पॉसिबल है। ठीक है, अब उसके बाद करंट अफेयर है। करंट अफेयर एक साल 6 मंथ के, कभी एक साल के पूछ रहा है कमीशन, कभी 6 मंथ के पूछ रहा है। तो ये हमारे को यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है इस दो एरिया में भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंग्लिश का। चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। द डिक्टेटर ब्रूटल पॉलिसीज कॉज्ड वाइड स्प्रेड फियर अमंग द सिटीजन। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्टेटर की पॉलिसीज है कैसी, ब्रूटल, वो क्या कॉज कर रही है, सभी जगह सिटीजन के बीच में एक डर की भावना को उत्पन्न कर रही है। तो ये है हमारे पास इसका। तो इस चारों में से क्लोजेस्ट कौन है, जेंटल तो नहीं होगा, काइंड नहीं होगा, वीक भी नहीं होगा, क्रूल, तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए, ब्रूटल का क्या मतलब होता है, वायलेंट, हार्श, रूथलेस। ठीक है, वैसे ही क्रूल का भी क्या मतलब होता है, अ पर्सन और पॉलिसी दैट विलफुली कॉज पेन और सफरिंग टू अदर। ठीक है, ये सिमिलर है ना। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, जेंटल, काइंड और वीक, ये हमारे पास ये इससे मेल नहीं खाते। ठीक है, द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द अंडरलाइन वर्ड। देखिए, यहां पर ये अंडरलाइन किया है वर्ड, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। हमें इन चारों में से एक वर्ड यहां पर रखना है ताकि ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है क्या हो जाए, सही हो जाए। शी क्विक एग्री टू हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट, मोर स्लो, क्विकर, क्विकेस्ट, क्विकली। तो अगर आप देखोगे यहां पर एग्रीड जो है हमारे पास, एग्रीड जो है हमारे पास वो वर्ब है, और ये जो क्विक है, शी क्विक एग्री, वो एग्री होगी कैसे, जल्दी है ना। ठीक है, तो यानी कि क्विक वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या होते हैं हमारे पास, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। क्विक क्या है, क्विक है हमारे पास एडजेक्टिव। ठीक है, अब क्विक का ही एडवर्ब क्या होगा, क्विकली, क्या होगा, क्विकली। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रेक्टिफाई सेंटेंस, शी क्विकली एग्रीड टू हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट। अगर आप देखोगे इस टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है, जो अब तक हमने क्वेश्चन सीरीज की उसमें इस टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि ऐसे वर्ड दिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे इन्होंने वर्ब दे दी, वर्ब को पिछली बार जो मॉडिफाई कर रहा था वो इस तरफ था, इस बार जो मॉडिफाई कर रहा है वो इस तरफ है, यानी कि हमारे को एडवर्ब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट को इनमें से क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, जूफोबिया, हाइड्रोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। तो अगर आप देखोगे, हाइड्रो किससे जुड़ा हुआ है, वाटर से, हाइड्रो वाटर से जुड़ा है, तो यानी पानी से जुड़ा हुआ, जिससे पानी से डर लगता हो। ठीक है, अब देखिए हम चारों ऑप्शन को, तो देखिए एक्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ हाइट, यानी ये हो गया हमारे पास फियर ऑफ हाइट, ए इज द राइट आंसर। जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल, हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, बिब्लियोफोबिया फियर ऑफ बुक्स। क्या होगा, फियर ऑफ बुक्स। तो ये ध्यान रखना है हमारे को, चारों के चारों ऑप्शन हमने यहाँ पर डिकोडिफाई कर दिए। अब देखिए, ये था हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन। पहले का आंसर क्या था, डी, क्रूल। ठीक है, क्विक का क्या हो जाएगा, क्विकली, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई ऑलवेज कंप्लेन्ड about him messing up things in the room, but now that he has gone far away, I have realized that distance has only increased my affection for him. ये क्या कह रहे हैं हमारे पास,
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन लाइन। इसको हमने रिप्लेस करना है इन चारों में से, ठीक है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, absence मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इसमें क्या बात हो रही है कि पहले हम कंप्लेन करते रहते थे उस व्यक्ति से, लेकिन जब वो चला गया तो हमें क्या महसूस हो रहा है, उसकी मौजूदगी का महसूस हो रहा है उसे, ठीक है। उसकी मौजूदगी का महत्व महसूस हो रहा है। तो देखिए absence मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर, तो यहाँ पर लग रहा है ना absence से जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉन्डर। इट मीन्स दैट पीपल feel more affection for those they are separated from, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, इसका तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जो हमारे एक्शन है, जो हमारा बिहेव है, वो हमारे शब्दों से कहीं कुछ ज्यादा बोल जाता है, ठीक है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये क्या कह रहा है कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, ठीक है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मित्र वही जो विपत्ति में काम आए, ठीक है। फ्रेंड कौन होता है, सच्चा मित्र जो विपत्ति में काम आए। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हैव यू फेड डैश डॉग येट, देखिए यहाँ पर हमारे को ए द एंड नो आर्टिकल कौन सा आएगा इसमें। अगर हम इसमें देखें तो देखिए इसमें ये एक पूछ रहा है इंसान दूसरे इंसान को, हैव यू फेड डैश डॉग येट, दो इंसानों के बीच में बात हो रही है ना। तो जो स्पीकर है हमारे पास, वो लिसनर को, जो स्पीकर और लिसनर है दोनों ही किसको जानते हैं, इस डॉग को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास क्या यूज होगा, हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, द। क्या यूज होगा इसमें, द यूज होगा, ठीक है। जब हम किसी के लिए पर्टिकुलर नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन और इजिली आइडेंटिफाई विद इन द कॉन्टेक्स्ट, तो द इज द बी इज द राइट आंसर। देखिए अब हमने किया, इसमें क्या होगा, आई ऑलवेज कंप्लेन्ड अबाउट हिम मैसिंग अप things in the room, but now that he has gone far away, I have realized that distance has only increased my affection for him. इसका होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Absence make the heart grow fonder. Have you fed the dog yet? Have you fed the dog yet? ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना रीजनिंग। 5 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए थे। अब रीजनिंग का अगला क्वेश्चन, GHIJKL और M एक ही इमारत की 7 विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है। कितनी मंजिल है, 7। इमारत की सबसे निचली मंजिल का नंबर 1 है, यानी जो सबसे निचली मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर है, उसका क्या नंबर है, 1 है। और ऐसे ही चलेगा, 1 के बाद 2 आएगा, और सबसे ऊपरली मंजिल का क्या नंबर होगा, 7 नंबर होगा। अब देखिए L, अगर हम देखें ये हमारे पास मैथ फ्लोर, यहाँ पर आ गया ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर तक 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने दे दिए। अब आया L तीसरी मंजिल पर रहता है। L कहाँ रहता है हमारा, तीसरी मंजिल पे, तो L को तीसरी मंजिल पे बिठा दिया। G और L के बीच में सिर्फ 3 व्यक्ति रहते हैं। देखिए G यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि 3 व्यक्तियों की जगह नहीं है, तो G यहाँ बैठ जाएगा हमारे पास। G और L के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, 3, तो 1 2 3, यानी कि G यहाँ बैठ जाएगा सबसे टॉप। H और M के बीच में केवल I रहता है, ठीक है। M और J के बीच सिर्फ 2 व्यक्ति रहते हैं। H और M के बीच केवल I रहता है। H और M के बीच क्या रहता है, केवल I रहता है। तो देखिए H और M के बीच केवल I रहता है, यहाँ से हमारे को नहीं पता चल रहा कि कहाँ बिठाएं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, M और J के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। M और J के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए अगर हम H को यहाँ बिठा दें और M को यहाँ बिठा दें तो इनके बीच में कौन रहता है, सिर्फ I रहता है, ठीक है। और M और J के बीच केवल सिर्फ 2 व्यक्ति रहते हैं। M और J के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर कोई एक बच गया। कौन बच गया, G हो गया, H हो गया, I हो गया, J हो गया, K, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास K, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही बना हमारे पास GHIMLKJ, ये हो गया हमारे पास। तो अगर हमारे से पूछा गया है H किस मंजिल पर रहता है, H किस मंजिल पे रहता है, तो देखिए 6th मंजिल पे। किस मंजिल पे रह रहा है H, 6th मंजिल पे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको पढ़ते जाना है, उसके अकॉर्डिंग को बनाते जाना है और हम सॉल्व कर लेंगे इसको इजीली। तो क्या होगा हमारे पास इसका आंसर सही, सी इज द राइट आंसर। कौन से फ्लोर पे रहता है H, सी 6th फ्लोर पे। कौन से फ्लोर पे रहता है, 6th फ्लोर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, F इज द ब्रदर ऑफ G। देखिए F इज द ब्रदर ऑफ G, जो F है वो किसका ब्रदर है, हमारे पास G का ब्रदर है, ठीक है। ब्रदर के लिए हम प्लस का साइन लगा देते हैं। G इज द सन ऑफ H, G क्या है, वो सन है किसका, H का। H इज मैरिड टू I, H जो है हमारे पास वो मैरिड है I से, ठीक है। J इज द डॉटर ऑफ I,
जे इज द डॉटर ऑफ आई, तो यानी कि ये इनकी सिस्टर हुई। अगर ये इसकी डॉटर है, देखिए यहाँ पर बना देते हैं इस तरफ को ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। यहाँ पर हमने बना दिया क्योंकि ये आई के साथ संबंध बताया तो हम उसी के साथ बना देते हैं, ठीक है। जे इज द डॉटर ऑफ आई, यानी इनकी सिस्टर हुई। जे इज मैरिड टू के, जे है वो किस मैरिड है, के से, ठीक है। हाउ एफ रिलेट टू के, जो एफ है हमारे पास वो कैसे रिलेट कर रहा है, के से। देखिए अगर हम, एफ कौन है, इसकी जो वाइफ है, यानी जे का ब्रदर है ना, वाइफ्स ब्रदर, क्या होगा, वाइफ्स ब्रदर। हाउ एफ इज रिलेटेड टू के, जो एफ है वो कैसे रिलेट कर रहा है के से, ये पूछा गया है। एफ का क्या संबंध है के से, तो एफ का संबंध है कि जो के की वाइफ है जे, उसका ये ब्रदर है, यानी वाइफ्स ब्रदर, पत्नी का भाई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, सिलेक्ट द पेयर विच फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलो बाय द टू सेट ऑफ द गिवन पेयर बिलो, बोथ पेयर फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ पर ये दो आपको हमारे को जोड़ी दे दी गई है। इन दोनों जोड़ी में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, वो हमें ढूंढना है यहाँ पर नीचे, इन चारों में से, ठीक है। इन चारों में से भी किसी एक में वही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, वो हमें ढूंढना है। देखिए QMK SOH JIM LKJ, ठीक है। अगर हम देखें इसका, अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, Q को देख लेते हैं पहले, ये रहा हमारा Q। Q के बाद अगर हम देखें, Q कहाँ कन्वर्ट हुआ है, S में, तो Q के बाद S देखते हैं, 1 2, ये हो गया S, यानी +2, Q +2 इज इक्वल टू S। M के बाद क्या है, O, M के बाद है O, M +2 इज इक्वल टू O, ठीक है। K के बाद है हमारे पास H, K के बाद क्या है हमारे पास H, 1 2 3, -3 इज इक्वल टू H, ये हो गया। इसमें तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, दूसरे का भी देख लेते हैं। J के बाद +2 फॉलो हो रहा है, J के बाद +2 में क्या होगा, अगर हम करें L ही आ रहा है, ठीक है। I के बाद +2 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, K, वेरी गुड, हमें यही पता चलना चाहिए था। उसके बाद आता है M के बाद अगर हम देखें -3 करके क्या आना चाहिए, M के पीछे -3 कर जाना है, हमें बैकवर्ड जाना है, तो 1 2 3 J, ये आ गया हमारे पास, यानी LKJ, यानी इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 एंड -3, यानी हमें पहले 2 फॉरवर्ड जाना है, फिर 3 बैकवर्ड जाना है। अब इसमें देखना है हमें किसमें ये पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। यहाँ पर P से R पे गए, यहाँ तो फॉलो हो गया। O से Q पे गए, O से अगर हम Q पे गए, यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, लेकिन G से अगर हम C पे जा रहे हैं तो 1 2 3 4 यहाँ नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। U के बाद W पे गए, यहाँ पर फॉलो हो रहा है +2 का पैटर्न। M के बाद अगर हम +2 जाएंगे तो हमारा O आना चाहिए था, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। Q के बाद अगर हम देखें, Q के बाद क्या आना चाहिए, S आना चाहिए, ठीक है। H के बाद क्या आना चाहिए, H के बाद आना चाहिए J, ये ठीक है। T के बाद क्या आना चाहिए था, T से पीछे जाना है 3 स्टेप, 1 2 3 Q, तो यहाँ पर ये फॉलो होता है हमें दिख रहा है, तो इसको भी हम लॉक कर देते हैं। लास्ट देख लेते हैं, T के बाद R ही आना चाहिए, R के बाद क्या आना चाहिए, R के बाद T आ रहा है। O के अगर हम बैकवर्ड जाए 3 स्टेप, 1 2 3, यानी L आना चाहिए था, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। +2, हमें 2 स्टेप फॉरवर्ड जाना है, फिर 2 स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और इसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दो। सभी संख्याएं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और इसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय हैं, गणना केवल बाएं से दाएं की तरफ की जाए। अब देखिए ये बाएं है, ये दाएं है, यहाँ पर किसी भी संख्या के साथ कॉमा नहीं लगाया गया है, लेकिन इसमें मेंशन कर दिया गया है कि सभी जो संख्या है वो क्या है, सिंगल डिजिट है। ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी ऑड नंबर ऐसे कितने हैं जिसके बैक साइड में क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। जिससे ठीक पहले क्या होगा, ऑड होगा, जिसके ठीक बाद में क्या होगा, इवन नंबर होगा, यानी सम संख्या होगी। ये रहा विषम संख्या, इससे ठीक पहले क्या आनी चाहिए, विषम संख्या, इसके ठीक बाद में सम संख्या, ठीक है। उतनी हमने विषम संख्याएं ढूंढनी है इनमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 रहा, 3 से पहले विषम संख्या आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है विषम। नेक्स्ट आता है हमारे पास 9 से ठीक पहले सम संख्या है, तो ये भी नहीं है। 7 से ठीक पहले एक ऑड संख्या है और बाद में सम संख्या है, यानी एक 7 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना 5 के पास, 5 से ठीक पहले सम संख्या है, तो ये नहीं हो सकता। 1 से ठीक पहले सम संख्या है, तो ये भी नहीं हो सकता। 7 से ठीक पहले विषम संख्या है और ठीक बाद में सम संख्या है, तो एक और 7 हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 से ठीक पहले सम संख्या है, तो ये नहीं हो सकता। 5 से ठीक पहले विषम संख्या तो है, लेकिन ठीक बाद में भी विषम संख्या है, जबकि सम चाहिए। ये रहा हमारे पास 7 से ठीक पहले विषम संख्या है, ठीक बाद में भी विषम संख्या है, तो ये भी नहीं हो सकता।
9 से ठीक पहले क्या है हमारे पास, एक विषम संख्या और बाद में क्या है, एक सम संख्या, तो ये भी हो गया हमारे पास एक 9। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है 3 से ठीक पहले क्या है, एक हमारे पास सम संख्या है और बाद में क्या है, विषम संख्या है, तो ये नहीं हो सकता। अब आता है हमारे पास 7 से ठीक पहले क्या है, एक विषम संख्या है और ठीक बाद में क्या है, एक सम संख्या है, तो ये वाला 7 भी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5 से ठीक पहले एक क्या है, सम संख्या है और ठीक बाद में क्या है, विषम संख्या है, जबकि ऐसा नहीं पूछा गया है। 3 रहा, 3 से ठीक पहले एक और नंबर है, बाद में एक इवन नंबर है, तो ये भी हो गया हमारे पास 3। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 से पहले एक इवन नंबर है, जबकि ये नहीं बोला गया था। 5 आता है, 5 से ठीक पहले एक क्या है, ऑड नंबर है, ठीक बाद में एक इवन नंबर है, तो यहाँ हो गया हमारे पास 5। तो 7 7 9 7 3 5, तो टोटल कितना है 6, यानी ए इज द राइट आंसर, ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए इसमें आपने ए करना है, बी पे गलती से टिक हो गया है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्या केवल एक अंकीय है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, बाएं ये रहा, दाएं ये रहा, एक अंकीय संख्या है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है। अब पूछ लेते हैं कि सवाल क्या पूछा गया है। ऐसी कितनी विषम संख्या है, पिछले क्वेश्चन में भी यहां तक था, जिसके हर एक के ठीक पहले और ठीक बाद में विषम संख्या हो, यानी कि ऑड नंबर, उससे ठीक पहले भी ऑड नंबर, ठीक बाद में भी ऑड नंबर। ठीक है, पहले क्या था पिछले क्वेश्चन में, अगर हम देखें ऑड नंबर, ठीक पहले ऑड नंबर, ठीक बाद में इवन नंबर, यहाँ पर पूछा गया था। अब सबसे पहले देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर रहे हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, तो इन ऑड नंबर को देखेंगे, ऑड नंबर के दोनों तरफ ऑड नंबर होने चाहिए, तो ये नहीं होगा। 3 के दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर, ये भी नहीं होगा। 7 के दोनों तरफ ऑड नंबर होने चाहिए, तो ये होगा। 1 के दोनों तरफ ऑड नंबर होने चाहिए, तो ये भी होगा। 7 के दोनों तरफ ऑड नंबर होने चाहिए, तो ये नहीं होगा। 3 के दोनों तरफ ऑड नंबर नहीं है। 5 के दोनों तरफ भी ऑड नंबर नहीं है। 7 के दोनों तरफ ऑड नंबर नहीं है। 5 के दोनों तरफ ऑड नंबर नहीं है। 9 के दोनों तरफ ऑड नंबर नहीं है। 3 के दोनों तरफ ऑड नंबर नहीं है। 5 के दोनों तरफ भी ऑड नंबर नहीं है। 3 के दोनों तरफ भी ऑड नंबर नहीं है। 7 के दोनों तरफ भी ऑड नंबर नहीं है, ठीक है, और 9 के दोनों तरफ भी ऑड नंबर नहीं है। यानी केवल ऐसी दो संख्या हैं जिसके दोनों तरफ क्या है, ऑड नंबर है, और वो खुद भी क्या है, ऑड नंबर है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 इसका सही आंसर होगा। ऐसी सिर्फ दो संख्या ऐसी है जिसके वो खुद भी ऑड है और इस तरफ को भी ऑड है और उस तरफ को भी ऑड है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना हिंदी का। इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ है, इधर कुआं उधर खाई का, हर हाल में मुसीबत, क्या होगा इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हर हालत में मुसीबत। क्रियापद की सहायता से वाक्य पूर्ण करें और उत्तम उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। वह यहाँ प्राय आया डैश करता है, आया जाता करता है, आया जाना करता है, आया खाया करता है, आया जाया करता है। यहाँ क्या होगा, ऑप्शन डी आया जाया करता है। निम्न लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। अपना रख पराया चख, ठीक है, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना, कुएं में गिर जाना, खाई में गिर जाना, स्वयं को सबसे ऊपर रखना। अपना रख पराया चख, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए इधर कुआं उधर खाई का क्या लोकोक्ति का अर्थ था, हर हाल में मुसीबत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वह यहाँ प्राय आया जाया करता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अपना रख पराया चख, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका हमारे पास सही आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए। खाओ वहां तो पानी पियो यहाँ, एक ही थान से सभी चीज नहीं लेनी चाहिए, जल्दी काम करके वापस बुलाना, जहां भले बुरे का विचार ना हो, पूरी मजदूरी देने से काम अच्छा होता है। देखो खाओ वहां तो पानी पियो यहाँ, ठीक है, तो जल्दी काम करके वापस बुलाना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राम ने दिए गए विकल्प में से उचित भेद को चुनकर वाक्य पूरा करे। राम ने खाना पकाया, वाक्य में डैश क्रिया है, राम ने खाना पकाया वाक्य में कौन सी क्रिया है ये हमें बताना है, ठीक है। राम ने पकाया, राम ने क्या पकाया, खाना पकाया, तो कर्मक क्रिया कौन सी होगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे पास, हाउ इज द टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हमारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूछा गया है। जब अपने 10th में हम चैप्टर पढ़ते हैं रजिस्टर वाला, तो हम उसमें देखते हैं, उसमें रजिस्टर को कैलकुलेट करने के, टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम रजिस्टर्स को सीरीज में भी कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं। अब जब दोनों में कनेक्ट करते हैं तो दोनों का जो रेजिस्टेंस होता है निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। देखिए जब हम रजिस्टर्स को इसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो देखते हैं हम उनका क्या फॉर्मूला होता है, R1 + R2 + R3। और वैसे ही जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। अब ये देखिए ये हमारे जो सीरीज में रजिस्टर्स हैं, इसमें क्या किया जाता है, रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और टोटल रजिस्टेंस जो निकाला जाता है इन सभी को प्लस करके निकाल दिया जाता है। और पैरेलल रजिस्टर्स में
पैरेलल रजिस्टर्स में हम रजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है वो कैसे निकलता है, टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो निकलेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ऐसे करके हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकलता है। ठीक है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होगा हमारे पास पैरेलल के लिए और ये होगा हमारे पास सीरीज के लिए। तो इसमें सीरीज का पूछा गया था तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द पीएच ऑफ स्टमक इज एसिडिक लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो हमारे स्टमक में एक चीज होती है जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, वो क्या होता है हमारे स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पास। अब देखिए हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लेकिन फिर भी हमारे स्टमक को कुछ हार्मनेस नहीं होती, तो वो कौन सी लेयर है जिससे हमारा स्टमक है जो सुरक्षित रहता है, तो उस लेयर का क्या नाम होता है वो हमें बताना है। ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, अब देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब रजिस्टर सीरीज में होंगे तो ये होगा हमारे पास, पैरेलल में होंगे तो ऑप्शन सी होता। पीएच ऑफ स्टमक एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, which of the following is one of the law of chemical combination? Law of conservation of charge, law of energy conservation, law of electronegativity, law of conservation of mass। तो जब देखिए जैसे हम प्लस वन में जाते हैं, केमिस्ट्री की बुक का पहला ही चैप्टर है, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय फॉलोइंग 5 लॉज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एवोगाड्रो लॉ। अब इसके अलावा अगर आप इसमें से देखेंगे इन पांचों में से कौन सा है यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा है इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अलावा प्लस वन के चैप्टर से एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो है एवोगाड्रो कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या है, 6.0222 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है जो हमारे को इसकी वैल्यू पूछी जाती है पेपर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन अडल्ट। अडल्ट में ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल रेंज उसकी क्या होती है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है, तो 120/80 mmHg। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका ऑप्शन डी होगा और इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल हेल्प इन फाइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल हेल्प इन फाइटिंग एन इन्फेक्शन। इनमें से कौन से ब्लड सेल है जो हेल्प करते हैं हमारे पास इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, आरबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट। देखिए यहाँ पर आरबीसी की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की हमें याद रखनी है, व्हाइट ब्लड सेल। तो वो कौन है जो हमारे पास हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, तो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज मोस्ट इफेक्टिवली इन इंक्रीजिंग डाइटरी फाइबर इनटेक। इनमें से कौन सी आइटम है इन चारों में से जिससे हमारे क्या इंक्रीज हो जाएंगे, डाइटरी फाइबर इनटेक हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर हम देखें इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मसूर की दाल का सूप पिएं, साबुत अनाज का टोस्ट खाएं और मिक्स ग्रीन सलाद खाएं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका हमने क्या देखा, डब्ल्यूबीसी, और इसका देखा हमने ऑप्शन बी। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा और पता होना चाहिए हमारे को। तो अगर हम देखेंगे जो हमारा ब्लड है वो बहुत सी चीजों से मिलकर बना है, उसमें क्या क्या आता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड कुछ एलिमेंट्स आते हैं। अब देखिए उसमें क्या क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है। इनके और भी नाम है, जैसे आरबीसी को और क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। तो ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, या डब्ल्यूबीसी को और क्या बोला जाता है। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थर्मोबोसाइट्स। ठीक है, ये बोला जाता है। अगर हम देखें अब आरबीसी जो है हमारे पास वो कितनी होती है, एवरेज 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक। ठीक है, और ये कैसे कलर की होती है, रेड कलर की होती है। रेड कलर क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें आयरन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बॉडी में ट्रांसफर करना गैसेस को। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डेज का होता है। उसके बाद वो कहां पर चली जाती है, डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये भी पूछा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, वो है स्प्लीन। ठीक है, तो ये हमारे को इसमें से पता होना चाहिए था। आरबीसी को और क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को और क्या बोला जाता है। उसके अलावा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है हमारे पास, हमारे बॉडी में आरबीसी कितनी होती है, और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिटी से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज यूजुअली सेटअप इन। नगर निगम आमतौर पर कहाँ स्थापित किए जाते हैं। अगर आप पॉलिटी को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपने पाया होगा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती राज का जो हमारा चैप्टर है पॉलिटी में, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो यानी कि हमारे को उस चैप्टर को पढ़ना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिग बड़े शहरों में, बिग सिटीज में। अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ हु वाज द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में भी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बहुत हंगामा हुआ था, जब हमारे कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्या कर दिया था, भाजपा के पक्ष में वोटिंग कर दी थी, ठीक है, क्रॉस वोटिंग वोटिंग कर दी थी। तो ये वाला लॉ वहां पर भी नाम आया था, जिक्र हुआ था, ठीक है। तो इसका कौन करता है, डिसाइड करता है, तो वो करता है हमारे पास स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। कौन करता है, स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द हाउस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया हमारे पास बड़े शहरों में और द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1951 से लेकर 1991 तक भारत द्वारा अपनाई गई व्यापार नीति का सबसे सटीक वर्णन करता है। आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, आयात पर शुल्क और कोटा कम करके व्यापार को उदार बनाना, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना। अब क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1951 से लेकर 1991 तक भारत द्वारा अपनाई गई व्यापार नीति, क्या नीति अपनाई थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे को झलक देखने को मिल रही है हमारे प्लान्स की, क्योंकि 5 ईयर प्लान से भी पूछा जाता है, उसमें हमारे को आगे तक पढ़ना पड़ता है कि जो भारत की नीति है वो किस तरीके से चेंज हुई, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो कौन सा है, हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना, उन्होंने क्या कर दिया था, रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। खरीदने से बढ़िया है कि हम खुद प्रोडक्ट को बनाएं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, ठीक है। आयात को घरेलू उत्पादन से प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने हिस्ट्री की तरफ को। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 8 जुलाई 1858 को विद्रोह, जो हमारी 1857 का जो विद्रोह हुआ था हमारा, के अंत की घोषणा की थी, ठीक है। अगर आप देखोगे 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद 1858 में एक एक्ट आया था, ठीक है। उस एक्ट में जो हमारे वाइसराय बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। Who among the following British officer officially declared Shimla as the summer capital of the British Empire? इसके द्वारा जो शिमला है उसे ब्रिटिश एम्पायर की समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था, और कब किया गया था, 1864 में। किसके द्वारा किया गया था, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट चलते हैं अपना हिस्ट्री की तरफ को। विच सिटी सॉ द मोस्ट सक्सेसफुल वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी स्ट्राइक इन 1928? 1928 में सबसे सफल वर्कर और किसान की पार्टियों की हड़ताल किस शहर में हुई थी, तो वो हुई थी हमारी बॉम्बे में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स? कौन से सेशन था कांग्रेस का जिसमें जो कांग्रेस इंग्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2 ग्रुप में सेपरेट हो गई थी, ठीक है। तो हमारा सूरत का सेशन था 1907 में, ठीक है, 1907 में। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा सेशन था जिसमें ये फिर से दोनों इकट्ठे आ गए थे, वो एक इंपॉर्टेंट सेशन है और उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इकोनॉमिक कॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन? अगर हम देखेंगे ये हमारे पास थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री की झलक देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इकोनॉमिक कॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन? ग्रोथ इन कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, लैक ऑफ मार्केट। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो गया था वहां पर, कपास और लौह उद्योगों में वृद्धि हो गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी से। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज टाइपिकली फाउंड इन इंडियाज मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट? क्या मिलता है इनमें से, याक, रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लू शिप, एशियाटिक लॉयन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रॉयल बंगाल टाइगर। मैंग्रोव ज्वारीय वनों में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। अ कंट्री वांट टू अडॉप्ट अ मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम, वन दैट अलाउ फॉर फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एंड मिनिमाइज सेंटर कंट्रोल। अब देखिए इस करेंसी के बारे में बहुत सारी न्यूज चली है, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, किसका, सेंटर का, गवर्नमेंट का। वट टाइप ऑफ सिस्टम कुड इट कंसिडर? कौन सा सिस्टम इसको कंसिडर किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अ कंट्री हैज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकारें हैं, जिनमें से प्रत्येक की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। क्या किया गया है, पावर्स को क्लियरली डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। यह किस प्रकार के सत्ता बंटवारे का उदाहरण है? किस प्रकार के सत्ता बंटवारे का उदाहरण है ये, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाई इज इंक्रीजिंग फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? ये बोल रहे हैं कि विकास के लिए औपचारिक क्षेत्र के ऋण में वृद्धि क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाई इज इंक्रीजिंग फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? क्यों जरूरी होती है हमारे पास, देखिए
it excluded the poor from loans, it restrict economic activity, it increased profit for money lenders, curb poor costly informal credit reliance। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्या करता है हमारे पास, कर्ब पुअर कॉस्टली इनफॉर्मल क्रेडिट रिलायंस, गरीबों की महंगे अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता को ये कम कर देता है। अर्बनाइजेशन इज डिफाइंड एज, क्या बोला जाता है हमारे पास अर्बनाइजेशन को, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू टाउन एरिया फॉर ओवरऑल ग्रोथ, रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन विद सोसाइटी, रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन विद पीपल ऑफ अर्बन एरिया, द कॉज ऑफ प्रॉपर्टी। अर्बनाइजेशन क्या बोला जाता है, अर्बनाइजेशन किसे बोला जाता है, अर्बनाइजेशन उसे बोला जाता है जब रूरल एरिया से लोग टाउन की तरफ को क्या करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं, पलायन करने लगते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका होगा ऑप्शन डी, इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, रोहतांग पास कनेक्ट द लाहौल एंड स्पीति वैली विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए अगर आपने हिमाचल प्रदेश के पासेस पढ़े होंगे तो वैलीज पढ़ी होगी तो इसमें ये पास जरूर आता है। रोहतांग पास क्या करता है, लाहौल स्पीति वैली को किससे कनेक्ट करता है, हमारे कुल्लू वैली से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपने देखा होगा अभी प्रीवियसली हमारी जो प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ पर रोहतांग पास के साथ में ही अटल टनल में जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं पाए थे खराब मौसम की वजह से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कुल्स इन हिमाचल प्रदेश। कुल्स इन हिमाचल प्रदेश को सबसे अच्छा कौन सा वर्णन है जो डिस्क्राइब करता है, कृषि के लिए भूजल संग्रहण हेतु निर्मित भूमिगत नहरें, प्राकृतिक रूप से बहने वाली धाराओं से जल मोड़ने वाली पारंपरिक सतही नहरें, कृषि के लिए मौसमी वर्षा जल एकत्रित और संग्रहित करने हेतु निर्मित छोटे जलाशय, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम यूजिंग मैकेनिकली पंपिंग टेक्निक मेथड। इसमें से क्या है जो कुल को हमारे डिफाइन करते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है उसमें भी इनके बारे में मेंशन किया होता है क्योंकि इनके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी वगैरह स्कीम्स जो है वो चलाती है। तो इसका भी मेंशन होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में। तो अगर हम देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ट्रेडिशनल सरफेस चैनल डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम नेचुरल फ्लोइंग स्ट्रीम्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक रूप से बहने वाली धाराओं से जल मोड़ने वाली पारंपरिक सतही नहरें, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका होगा कुल्लू घाटी, इसका होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी हमारे को ये फैक्ट है हमारे पास जो हमें याद करने हैं। ये कौन है हमारे, वो है स्नो लेपर्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हु इज द लोकल डेटी फेमसली वर्शिप ड्यूरिंग द कुल्लू दशहरा फेस्टिवल। तो देखिए जब हम कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन राजा ने अपने पूरा राजपाट रघुनाथ जी को समर्पित कर दिया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए इसका होगा हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और रघुनाथ जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में उल्लेखित आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, what percentage of usually working person in Himachal Pradesh are employed in tertiary sector out of the total workforce based on the periodic labor force survey 23-24। यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि हमारे को इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 30%। कितना है, 30% है। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट अफेयर की तरफ को। 2025 में शुरू किए गए समुद्र प्रशिक्षण अभियान में से निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर समुद्री मार्ग का मानचित्रण किया। इसका मानचित्रण किया समुद्र प्रशिक्षण एक्सपेडिशन लॉन्च्ड इन 2025, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेशल, ठीक है। ये होगा हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑन व्हाट डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स मार्क्ड। यहाँ पर डेट्स में देखने को मिला है कि डेट से भी सवाल पूछा जाता है, तो वो है हमारे पास 29 मई। 29 मई इज द राइट आंसर। सेशल हो गया एंड 29 मई। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुप्पुर कुमारन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जुड़े हैं। ये बताना है हमारे को। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स कोर्ट इन कलोनियल मद्रास प्रेसिडेंसी, फ्रीडम स्ट्रगल इन तमिलनाडु एंड द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, एजुकेशन रिफॉर्म एंड सोशल अवेकनिंग अमंग डिप्रेस्ड क्लासेस इन साउथ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट इन मदुरई रीजन। तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन। तो ये होगा हमारे पास कौन थे इससे जुड़े हुए, वो थे हमारे पास तिरुप्पुर कुमारन, ठीक है। ऑप्शन बी तमिलनाडु से जुड़े हैं स्वतंत्रता संग्राम से और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 2025 में इसरो ने LVM-3 रॉकेट के लिए कौन सा प्रणोदन तंत्र यानी प्रोपोर्शनल सिस्टम तैयार किया। तो वो था हमारे पास सेमी क्रायोजेनिक इंजन, अर्ध क्रायोजेनिक इंजन।
विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? सेकंड लार्जेस्ट पूछा गया है किसका? शुगर का। फर्स्ट कौन है शुगर के लिए? फर्स्ट है चाइना और हमारा है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसका था हमारे पास सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इसका था हमारे पास इंडिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेलिजेंस प्राइमरी रेफर टू एज। इंटेलिजेंस प्राइमरी किसको रेफर की जाती है? बुद्धित। जो हमारे पास इंटेलिजेंस है वो किससे संदर्भित है? तो वो है हमारे पास एबिलिटी टू डेवलप, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडेप्ट सिचुएशन। ठीक है, समस्याओं को हल करने और अनुकूलन करने की क्षमता। ठीक है, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडेप्ट, ये हो गया हमारे पास एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडेप्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे टोटल 45 क्वेश्चन जो हमारे इसमें सभी के लिए कॉमन थे। तो ये था हमारा पोस्ट कोड स्टाफ नर्स का पेपर सेकंड शिफ्ट वाला। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।